नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक जो पहले चल रहा था संविधान की विशेषताएं, उस क्रम को जारी रखते हैं। दोस्तों, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका सभी को कमेंट में जवाब देना है। लास्ट में आपको हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने पूछा है, कुछ ही साथियों ने जवाब दिया है, तो आपको जवाब देना है, जिससे मुझे पता लगे कि आप किस तरह की आपकी तैयारी चल रही है। तो आपको लास्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा, उसका उत्तर हर हाल में आपको कमेंट में देना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है साथियों को। हम शुरुआत करने वाले हैं संविधान की विशेषताएं। इसे पहले अपन ने काफ़ी विशेषताएं कर ली है। अब अपना तीसरा वीडियो है ये। तीसरे वीडियो में शुरुआत कर रहे हैं कठोर एवं लचीला संविधान। अब की बार थोड़ा लिख लिया गया है, जिससे लिखने में टाइम बर्बाद ना हो अपना। कठोर व लचीले संविधान का समन्वय, न अपना अधिक कठोर है न अधिक लचीला है, बीच का मार्ग अपनाया गया, मध्यम मार्ग। हर चीज अपना मध्यम मार्ग अपनाया गया है। समाजवाद और उदारवाद मध्यम मार्ग अपनाया गया है। हर चीज में मध्यम मार्ग अपनाया गया है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक स्रोतता मध्यम मार्ग अपनाया गया है। तो कठोर और लचीले संविधान का समन्वय आपको यहाँ पे ऐसे भी लिखा आ सकता है कहीं पे। शब्दावली को ध्यान में रखना है दोस्तों। अनम्य या नम्य संविधान। दोस्तों, कोशिश क्या करनी है, जब भी आप बुक में पढ़ो, आप इंग्लिश शब्दावली देखने का थोड़ी कोशिश किया करो। ठीक है ना? ठीक है, मेरी भी वीक थी, फिर भी आपको कोशिश करनी है। वो पर्यायवाची कोई भी आपको शब्द दे सकता है जिससे आपको डिफिकल्टी होगी, इसलिए इंग्लिश शब्द एक ही मिलेगा आपको, वो सेम ही अर्थ में मिलेगा। तो इसके लिए आपको इंग्लिश शब्दावली साथ में देखना है, बीच बीच में देखता रहेगा। जो भी आपको जहाँ भी उपलब्ध हो किताब में, जहाँ इंग्लिश शब्दावली साथ में दी हुई हो, तो एक बार ससरी नजरों से देख लिया करो। नम्य अनम्य का समन्वय एक ही बात है। ये लचीले और कठोर का जो विभाजन होता है, वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर होता है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, अगर वो साधारण बहुमत से है, जैसे उदाहरण लेते हैं ब्रिटेन, यूके का, तो वो है लचीला संविधान। अगर विशेष बहुमत से है तो वो है कठोर संविधान। जैसे अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान की अपन बात करें तो अमेरिका के संविधान में यूएसए विशेष बहुमत प्लस तीन चौथाई, मतलब 75% राज्यों का समर्थन जरूरी है। 75% राज्यों का समर्थन जरूरी है। ये कितनी ज्यादा कठोर है, देखो जटिल है। अपने दोनों ही है। बहुत सारे अनुच्छेद है वो साधारण बहुमत से पारित होते हैं, बहुत सारे अनुच्छेद है जो विशेष बहुमत से होते हैं, और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। तो अपन एक बना लेते हैं। अपने संविधान संशोधन में संशोधन की प्रक्रिया है वो कितने प्रकार की है? एक है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत अनुच्छेद 368, इसमें है दो प्रकार की। एक है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत। दूसरी है यहाँ आते हैं दोस्तों। संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो अपने तीन प्रकार की है। प्रक्रिया, संशोधन प्रक्रिया, संशोधन तीन प्रकार से होता है, ये ध्यान में रखना है। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत और अनुच्छेद 368 विशेष विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों
राज्यों का समर्थन। दोस्तों आपसे पूछे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आपने पढ़ लिया संविधान कठोर या लचीला है, वो संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर होता है। अगर साधारण बहुमत से होता है तो वो लचीला है, अगर विशेष बहुमत होता है तो वो कठोर है। अमेरिका संविधान का अपने उदाहरण के लिया, अपने दोनों यूज किए। अधिकांश संशोधन है वो साधारण बहुमत से होते हैं। तो आपको पूछे कि संविधान संशोधन, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी है। संविधान संशोधन के कितने तरीके हैं, हमारे संविधान में संविधान संशोधन के कितने तरीके हैं? तो आपका उत्तर होगा 3, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। अगर आपको पूछ ले अनुच्छेद 368 में कितने तरीके हैं, तो आपका होगा विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। ये शब्दावली ध्यान में रखनी है। इसी का डाउट आया था, इसी के लिए मेरे पास मैसेज आया था। अब चक्कर क्या पड़ता है, 50% राज्यों, आधे से अधिक राज्य शब्द नहीं लिखा हुआ है, आधे राज्यों। अगर 50% राज्य है अपने वर्तमान में, याद रखा करो 288, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 288 याद रख लिया करो, 288। तो 288, 28 में से 14 राज्यों का समर्थन, बस ये याद रखो। 14 राज्यों, ऊपर बहुमत तो वो तो अलग समर्थन है कि 15 हो जाए 16 हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। हमें तो मेन जो शब्दावली है उस पर ध्यान देना है। अगर दोनों शब्दावली हटा देने, 50% से अधिक राज्यों के समर्थन द्वारा या आधे राज्यों के समर्थन द्वारा, तो वहां पे आपकी दिक्कत आएगी। तो ये बेयर एक्ट में आप देखोगे नहीं तो वहां लिखा है 50% राज्य, आधे राज्य, ध्यान रखना। तो इसी के लिए दिक्कत आई थी, फिर मैंने उसको बेयर एक्ट भेजा था। लक्ष्मीकांत में गलती दे रखा है, 1-2 किताब और है जो आप तैयारी के लिए लेकर आए हो, उसमें भी गलती दे रखा है, आपको बता दो। तो विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, टोटल 3 विधियां हैं प्रक्रिया संशोधन की, और इसमें 2 विधियां, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। ये 368 है वो खुद ही इसके तहत होता है। अब इसमें होता क्या है, अब आपको बताऊं साधारण बहुमत क्या है। बस ये चीज अपन को क्लियर करनी है। साधारण बहुमत वो है सदन में दोनों सदनों से अलग अलग पारित होता है, वो सेम एक सदन में होता है, वही प्रक्रिया दूसरे सदन में कोई सेम प्रक्रिया होती है। साधारण बहुमत है उपस्थित व मतदान का, उपस्थित व मतदान का, मतदान का बहुमत है, उपस्थित व मतदान का बहुमत। इसका मतलब है लोकसभा में कोई प्रस्ताव लाया गया और ऐसा कोई कानून बनना है जो इसके तहत आता है, साधारण बहुमत के तहत। 100 आदमी सदन में आए, 100 उपस्थित हुए और उन्होंने मतदान किया, तो 100 में से 51 आदमी, ये बहुमत हो गया। इसे कहते हैं साधारण बहुमत। सदन में उपस्थित और मतदान का बहुमत है, शब्दावली का ध्यान रखना है। एक बहुमत राष्ट्रपति का अलग है, एब्सोल्युटली है, मतलब टोटल सदस्यों का 2/3 बहुमत है, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत है, ये अलग है। लेकिन वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग लाया जाता है नहीं, सबसे ज्यादा उसी में है। टोटल सदस्यों का, कुल सदस्यों का है ना, सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत है। अब साधारण बहुमत आपके समझ में आ गया, उपस्थित है मतदान का बहुमत, बस इतना याद रखना है, ये बता दिया आपको। विशेष बहुमत में क्या होता है, पहले तो सदन का सदस्यों का कुल बहुमत का बहुमत, कुल सदस्य है उनका बहुमत होना जरूरी है। कुल सदस्य है लोकसभा में 543, बहुमत के कितने चाहिए, 272, पहले तो ये जरूरी है। फिर उपस्थित और मतदान का 2/3 बहुमत, 2/3 मतलब 66%, ये जरूरी है। विशेष बहुमत में क्या है, पहले तो सदन का बहुमत, जैसे 543 सदस्य है अपने लोकसभा में, 543 का 272 होता है बहुमत, तो कुल सदस्यों का बहुमत। फिर उपस्थित और मतदान का 2/3 बहुमत, 66%, ये होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, ये विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का 50%, आधे से अधिक नहीं, शब्दावली को ध्यान में रखना है। आधे राज्यों का समर्थन जरूरी है, ज्यादा हो वो अलग बात है, इससे कम नहीं होना चाहिए, 50% से कम नहीं होना चाहिए, 28, 14, 13 नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान में रखना है अपन को।
अब उदाहरण लेते हैं साधारण बहुमत से कौन कौन से प्रस्ताव, एक दो उदाहरण लेते हैं। नए राज्यों का प्रवेश है, नए राज्यों का प्रवेश है, बाहर से बाहर, जैसे सिक्किम को हमने मिलाया था, पहले से राज्य का दर्जा दिया, फिर उसको राज्य का दर्जा दिया। नए राज्यों का प्रवेश, अंतः प्रवेश, बाहर से जो राज्य है, ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश, या फिर नए राज्यों का राज्य के देश के अंदर ही कोई नया निर्माण करना हो, दूसरी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, तो ये साधारण बहुमत से होते हैं। इसके अलावा राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन करना है या निर्माण करना है, या तो उनको समाप्त करना है या उनको निर्माण करना है, तो वो साधारण बहुमत से होते हैं। अब विशेष बहुमत की बात करें तो इसमें दो बड़ी बड़ी चीजें याद रखो, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व हैं। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, ये इसमें आते हैं। नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व है वो विशेष बहुमत है, और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन है। उसमें कौन कौन से आएंगे फिर, जो इनमें से बच गया, जैसे अनुच्छेद 368 है, वो खुद विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन है। इसमें खुद में संशोधन करना हो, इसमें संशोधन की 2 विधियां दी हुई है, टोटल 3 विधियां हैं संविधान में। इसके अलावा जैसे राज्य का हित जहां प्रभावित होता हो, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित कोई नियम बनाने हैं। इसके अलावा जो इनमें नहीं है वो तो बड़ा बड़ा अपने क्लियर हो गया। नए राज्यों का प्रवेश है, अंतः प्रवेश है, देश के अंदर नए राज्य का निर्माण करना हो, किसी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, या फिर विधान परिषद का उन्मूलन करना हो या निर्माण करना हो। विशेष बहुमत में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत आधे राज्यों का समर्थन जहां राज्य के हित प्रभावित हो, राष्ट्रपति का निर्वाचन है, अनुच्छेद 368 है, तो इस तरह से अपन को ध्यान में रखना है। इसीलिए भारतीय संविधान को केसी वैद्य ने क्या कहा था, केसी वैद्य ने क्या कहा था, भारतीय संविधान न तो अधिक कठोर है न अधिक लचीला है, दोनों का समन्वय, न अधिक कठोर है न अधिक लचीला है, बल्कि दोनों के मध्य समन्वय है। तो ये हो गई एक विशेषता। अगला देखो, लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित, लोकप्रिय लोगों, लोकप्रिय भारतीय संविधान है वो लोगों द्वारा निर्मित है, जनता द्वारा निर्मित है, और अंतिम शक्ति है वो जनता के पास है। हम पढ़ते हैं ना, प्रस्तावना हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, और लास्ट में भी यही पढ़ते हैं, हम अंगीकृत नियमित आत्मर्पित करते हैं, तो भारत के लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है, आपको अलग अलग दे देगा ऑप्शन में, सामाजिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता, ये 4 ऑप्शन दे देगा। तो अपना संविधान की विशेषता है वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। लोकप्रियता का मतलब है लोगों, संविधान का निर्माण भी लोगों ने किया है और अंतिम शक्ति भी लोगों में है, जनता में है, भारत की जनता में। तो ये आपको ध्यान रखना है, जनता द्वारा ही निर्मित है और अंतिम शक्ति जनता को प्रदान की गई है। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, अब ये अपन को अच्छे से देखना है। अनुच्छेद 1 में स्पष्ट लिखा हुआ है, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है भारत या इंडिया। अब आपको पूछ लिया कितने शब्द यूज हुए, 2 शब्द यूज हुए, कौन कौन से, भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत या इंडिया 2 शब्द यूज हुए हैं, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ। तो हिंदी में लिख लेते हैं, राज्यों का संघ है। दोस्तों जैसे न्यायिक पुनरावलोकन शब्द संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, 13(2) में दिखाई देता है, उसी प्रकार संघ शब्द भी संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है।
ये याद रखना है, संघ शब्द संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका अर्थ क्या है? इसका 3 है, अम्बेडकर जी ने बताया था ना। एक तो समझौते द्वारा निर्मित नहीं है। संघात्मक व्यवस्था 2 तरह की होती है। एक तो राज्यों ने मिलकर बनाया, ठीक है नहीं, राज्यों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया कि हम इकट्ठे रहेंगे तो डेवलपमेंट अधिक होगा, तो संगठन में शक्ति होती है, इस हिसाब से बनाया। वो तो है जैसे अमेरिका का संविधान, अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, वो राज्यों ने मिलकर बनाया है। तो वो क्या है? ये समझौते का परिणाम है। भारतीय संघ समझौते का परिणाम नहीं है। कुछ देश ऐसे हैं, ब्राजील, भारत, जो अपनी सुविधा के लिए राज्य बनाए हैं, राज्यों ने देश नहीं बनाया। अमेरिका में क्या है, मूल 13 स्टेट थे, आज वर्तमान में वहां 50 स्टेट है। वो अपने आप में एक देश की भूमिका निभाते हैं। शुद्ध संघात्मक व्यवस्था अपन को देखनी है तो वो अपन को दिखाई देगी अमेरिका की। उसमें क्या है, अमेरिका, उसमें हाई कोर्ट अलग है, सुप्रीम कोर्ट जितना ही पावरफुल है, नागरिकता डबल है, राज्य की नागरिकता अलग है, देश की नागरिकता अलग है, वहां पे संविधान अलग है, झंडा अलग है राज्यों का। तो राज्य अपने आप में देश है, ठीक है। तो राज्यों ने इकट्ठा होकर संगठन में शक्ति होती है, इस आधार पर एक समझौते द्वारा निर्मित है, एक देश का निर्माण किया है। और भारत ने राज्यों का संघ है, इसका मतलब ये समझौते का परिणाम नहीं है। देश ने राज्य बनाए अपनी सुविधा के लिए, राज्यों ने देश को नहीं बनाया। तो एक तो ये समझौते का परिणाम है, ये समझौते का परिणाम नहीं है, समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। एक तो समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। और तीसरा, एक से अधिक राज्य होंगे, एक से अधिक राज्य होंगे, तभी तो यूनियन राज्यों का संघ होगा। तो ये 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। राज्यों का संघ का मतलब यूनियन ऑफ स्टेट, संघ शब्द अपने कहीं भी संविधान में यूज नहीं हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट शब्द यूज हुआ है, राज्यों का संघ। इसका मतलब है समझौते, अपना देश है वो समझौते का परिणाम नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट, और राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, और एक से अधिक राज्य होंगे। तो ये ध्यान रखना है। अब अपने देश को अर्ध संघात्मक कहें तो है ही अर्ध संघात्मक। देखो, एकात्मकता की ओर झुका, और ये अम्बेडकर जी ने भी स्वीकार किया था, एक सशक्त केंद्र होना जरूरी है। तो एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था के बारे में अपन बात करते हैं। संघात्मक व्यवस्था होती है जहां शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियों का विभाजन किस आधार पर होता है? देखो, संघात्मक और एकात्मक, इनका जो विभाजन होता है वो होता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, इंग्लिश में कहें तो वर्टिकल, वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब है खड़ा हुआ, ये वर्टिकल का मतलब है खड़ा हुआ। उसके आधार पर होता है संघात्मक, एकात्मक। इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। दो सरकार के अलग अलग सत्र होते हैं, संघ सरकार, केंद्र, संघ सरकार और राज्य सरकार, ठीक है ना। केंद्र सत्र, संघ सत्र और राज्य सत्र, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दो संघात्मक व्यवस्था में 2 सत्र तो होंगे। आपने वास्तविक विकेंद्रीकरण कर रखा है तो अपने 3 सत्र है, एक स्थानीय स्तर और है। तो ये ध्यान रखना है। ये वर्टिकल होता है बंटवारा। वर्टिकल कैसे होता है? ये केंद्र सरकार है, ये राज्य है, और ये स्थानीय है। ये पूरे देश का नेतृत्व कर रही है। इसके पास ज्यादा पावर है, इसके पास अलग संविधान में इनको अलग से शक्तियां दी गई है, लेकिन इनसे कम पावर है।
इनको अलग से शक्तियां दी गई, लेकिन इनसे इसमें कम पावर है, मतलब सबसे ज्यादा पावर उससे कम उससे कम। हाँ, संविधान संघात्मक व्यवस्था का मतलब ये एक लिखित संविधान होगा, जो शक्तियां बांट दी गई है। एकात्म व्यवस्था में शक्तियों का विकेंद्रीकरण पाया जाता है। अब सर आप कहोगे कि ब्रिटेन में भी एकात्म व्यवस्था है, फिर वहां स्टेट है, वो स्टेट अपनी सुविधा के लिए बनाए गए हैं कि उनके पास लिखित में उसको संविधान के द्वारा कोई शक्तियां नहीं दी गई है। वो चाहे तो कुछ शक्तियां दे देते हैं, चाहे तो वापस ले लेते हैं। वो एक संचालन करने के लिए व्यवस्था, लंबा चौड़ा क्षेत्र है ना, भूभाग होता है, उसके लिए उन्होंने अलग अलग डिवाइड कर रखा है। लेकिन अगर संघात्मक व्यवस्था होगी तो वहां लिखित में शक्तियां देनी पड़ेगी, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। ये संघात्मक व्यवस्था के लक्षण है। तो अपन को ध्यान रखना, ये वर्टिकल होता है बंटवारा। और जो संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जो बंटवारा होता है ना, वो सरकार के अंगों के बीच होता है। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये याद रखना है। ये सरकार के सत्र के आधार पर होता है, केंद्र सत्र, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय, ये है वर्टिकल। और वो होता है ओरिजेंटल, एच को याद रखना, ओरिजेंटल, छेदीज बंटवारा होता है। वो अपन संसदीय व्यवस्था की बात करेंगे तब करेंगे। ये क्लियर है? तो संघात्मक व्यवस्था के लक्षण और एकात्मक व्यवस्था के अपन कुछ लक्षण देखते हैं। एकात्मक के कुछ लक्षण देखते हैं। केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है, ठीक है। संघात्मक व्यवस्था में शक्तियां हैं और राज्य और केंद्र स्तर पर बंटी हुई है। हमारे स्थानीय स्तर हो रहा है तो वास्तविक विकेंद्रीकरण अपने को अपने देश में देखने को मिलता है 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के बाद। अब अपन को क्या देखना है? अगर एकात्मकता के अपने देश के लक्षण देखें तो इकहरी न्यायपालिका है। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी में लागू होता है। जैसे अभी आपने बात की अमेरिका की, अमेरिका में जो हाई कोर्ट है ना, अपने आप में पावरफुल है। उनके जो फैसले हैं उनको चैलेंजेस सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया जा सकता। और अपने सुप्रीम कोर्ट पूरा सुपरविजन करती है, मतलब उसके अंडर में उसका फैसला है, वो सर्वोच्च है, तो वो उसके अंडर में काम करती है। वो एक प्रकार बना रखे हैं अलग अलग, लेकिन है एकीकृत न्यायपालिका। एकल नागरिकता है। अब नागरिकता से समझ में आ जाएगा, अमेरिका में राज्य की नागरिकता अलग है और देश की नागरिकता अलग है। स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता है। वहां स्थानीय स्तर पर अलग नागरिकता है, स्टेट की अलग है, देश की अलग है। एकमात्र देश जहां तिहरी नागरिकता है वो स्विट्जरलैंड है। भारत में एकल नागरिकता है। अपन कभी भी फार्म भरते हैं, अपन देखते हैं फार्म में क्या भरते हैं हम, नागरिकता, नागरिकता में आप लिखिए भारतीय, अपनी एकल नागरिकता है, एकात्मक लक्षण है। इस अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं जो आईएएस वगैरह होते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं है कितनी? अखिल भारतीय सेवाएं लिखांगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, आपको बता दूं। अखिल भारतीय सेवाएं पहले 2 थी, आईपीएस और आईएएस। इंडियन भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। अब तीसरी 1966 में जोड़ी गई। स्टार्टिंग में 2 ही थी, अब 3 भारतीय सेवाएं। अब आपको ये याद रखना है, तीसरी है ना उसमें चक्कर पड़ता है। आईएएस का अपन को पता है, आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा और आईएफएस। अब यहां चक्कर पड़ता है, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट भारतीय वन सेवा है। ये भारतीय फॉरेन सर्विस नहीं है, वो केंद्रीय सेवा है। अब एक आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस होती है, ये ध्यान रखना है। इंडियन फॉरेन सर्विस है, वो अखिल भारतीय सेवा नहीं है, वो केवल केंद्रीय सेवा है। आईएफएस और ये 3 है अखिल भारतीय सेवाएं। आईआरएस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, वो भी नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय सेवाएं हैं, वो भी अखिल भारतीय सेवाएं नहीं है। तो आईएएस, आईपीएस और बाद में 1966 के समथिंग जोड़ा गया आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वन सेवा है, वो अखिल भारतीय सेवाएं। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मेरे ध्यान में आ गया तब आपको थोड़ा बता दिया। इसके अलावा आपातकालीन शक्तियां, पूरा केंद्र का कंट्रोल होता है। राष्ट्रपति मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, अनुच्छेद 358 359 के तहत। वो राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो पूरा अपन डिटेल से पढ़ेंगे। उसके अलावा राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र करता है, मुख्यमंत्री द्वारा किसी की राय नहीं ली जाती है। इसका भी बार बार आयोग बने, उनमें विरोध हुआ है। अब संघात्मकता के लक्षण की अपन बात करें तो अपने संघात्मकता के लक्षणों की बात करें, शक्तियों का विभाजन अपना दिख रहा है, अपना लिखित संविधान है। विकल्प में दिक्कत हो गई भी, ये विषय राज्य का है या केंद्र का है, तो न्यायपालिका इसका निर्णय करती है।
और वाका संविधान के अनुकूल करती है, इसके लिए एक लिखित संविधान होना जरूरी है। इसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका जरूरी है, नहीं तो वो केंद्र के प्रेशर में काम करेगी। इसलिए न्यायपालिका को अपने स्वतंत्र बनाया है। ये स्वतंत्र न्यायपालिका अपने आप में एक विशेषता है, क्योंकि इनका कार्यकाल है, इनको हटाना सब संविधान में लिखा हुआ है, ऐसे नहीं हटा सकते, 2/3 बहुमत में हटाना पड़ा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा द्विसदनीय व्यवस्था, 2 सदन किस लिए होते हैं? एक तो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जो निम्न सदन है लोकसभा, जनता का प्रतिनिधित्व करता है, और दूसरा राज्यसभा है और राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये संसद में अपन संसद का वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। संघीय शब्द संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। अब अगली विशेषता देखते हैं। 6 नंबर, संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था कह दो या संसदात्मक शासन कह दो, ये कहां से ली गई है? अपन पहले स्रोत पढ़ गया है, वहां संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल कह दो, प्रणाली कह दो, उत्तरदायी सरकार कह दो, मंत्रिमंडलीय सरकार कह दो। वेस्ट मिनिस्टर वहां लंदन में पैलेस ऑफ वेस्ट मिनिस्टर वो संसद भवन था, उसके आधार पर इसका वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली भी इसको कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है? अब संघात्मक व्यवस्था वो बता लिया, वो सरकार के सत्रों के बीच अंतर है, वो अंतर आपने अपन बात की वो वर्टिकल है। अब ये सरकार के अंगों के बीच में अंतर है। सरकार के अंग आपको एक बार थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं। ये है राज्य, ये अमूर्ति का ही है, अपन को कहीं नहीं दिखाई देता। इंटरनेशनल स्तर पर अपन बात करते हैं देशों की, तो वहां राज्य शब्द यूज होता है, स्टेट शब्द यूज होता है। ठीक है, तो ये राज्य है, ये अपन को कहीं नहीं दिखाई देता, ये अमूर्ति का ही है। तो फिर भी ये काम कैसे करता है? ये काम सरकार के माध्यम से करता है। सरकार इसके मूर्त रूप है, राज्य का मूर्त रूप जो चीज के माध्यम से करता है वो सरकार है। अब सरकार दिखाई दे रहा है, राज्य में देख लो, राजस्थान में देख लो भजनलाल सरकार, केंद्र में देख लो मोदी सरकार। तो जो राज्य है वो एक अमूर्त इकाई है और सरकार है वो एक मूर्त रूप है। इसके सरकार के माध्यम से राज्य काम करता है। अब सरकार के 3 अंग होते हैं मुख्य रूप से। अपन सरकार का देखते हैं ना मोटे मोटे रूप से, तो अपन कार्यपालिका से अंदाजा लगाते हैं, मंत्रिपरिषद से अंदाजा लगाते हैं कि सरकार क्या है, कार्यपालिका से। लेकिन सरकार के 3 अंग हैं, एक है विधायिका, विधायिका कह दो या व्यवस्थापिका कह दो। दूसरी है कार्यपालिका, कार्यपालिका, और तीसरी है न्यायपालिका, न्यायपालिका। विधायिका या व्यवस्थापिका का काम है केवल कानून बनाना, मुख्य काम। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन भी करती है और बहुत सारे काम करती है, लेकिन मुख्य काम विधायिका क्या है? कानून बनाना। कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना। कार्यपालिका भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका जो अस्थायी होती है, 5 साल बने, 2 साल बने, मंत्री कितने टाइम के लिए बनता है, अटॉर्नी जनरल वगैरह है, राष्ट्रपति वगैरह है, ये सब कार्यपालिका ये राजनीतिक कार्यपालिका में आते हैं। इसके अलावा एक स्थायी कार्यपालिका होती है, नौकरशाही, सिविल सर्वेंट भी कानून बनाते हैं, लागू करवाते हैं, उसमें पूरा रोल होता है। तो दूसरी है, एक है स्थायी कार्यपालिका, एक है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका है और स्थायी कार्यपालिका है नौकरशाही। न्यायपालिका फिर क्या काम है? जो कानून बनाया गया है वो सही है गलत है, संविधान के अनुकूल बनाया गया है नहीं बनाया गया, ठीक है ना, वेद अवेद का फैसला कौन करती है? न्यायपालिका करती है। अगर इन दोनों का संबंध हो, क्या कहते हैं इस संबंध को? पावर फ्यूजन, शक्ति संलयन, शक्ति संलयन, शक्ति संलयन। तो फिर क्या होगी? संसदीय व्यवस्था होगी, शक्ति संलयन। ये इसके प्रति उत्तरदायी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो कार्यपालिका सदस्य है वो पहले विधायिका का सदस्य होगा, जो विधायिका के सदस्य है वो ही कार्यपालिका के सदस्य बन सकते हैं। संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर कोई बिना कार्य विधायिका का सदस्य हुए कार्यपालिका का कोई मंत्री बनता है तो उसे या तो 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, सदस्य बनना पड़ेगा, फिर किसी उपचुनाव कराओ, किसी तरीके से बनो,
और नहीं तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। कहीं सीएम में क्यों ना हो, वो भी इसका सदस्य होता है। केंद्र की बात करें तो प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो, वो सब इसके सदस्य होते हैं, वो ही कार्यपालिका सदस्य होते हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये पावर फ्यूजन पर काम करती है, शक्ति संलयन पर काम करती है। तो ये सरकारों के बीच में अंतर है, ये ओरिजेंटल होता है। जैसे अपने संघातक व्यवस्था में पढ़ा था ना, एकात्म संघातक, उसमें वर्टिकल होता है, इसमें आपको एच याद रखना है। एच ओरिजेंटल, एच लेटा हुआ, ये बीच का डंडा याद रख लो, ओरिजेंटल लेटा हुआ, ओरिजेंटल। ओरिजेंटल, ओरिजेंटल का मतलब होता है खेदीज, खेदीज बंटवारा, खेदीज बंटवारा है इनके बीच में, खेदीज बंटवारा होता है, लेटा हुआ बंटवारा। उसमें होता है केंद्र स्तर, संघ स्तर, संघ स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। दो स्तर तो जरूरी है, संघातक व्यवस्था में दो स्तर जरूरी है, केंद्र और राज्य। अब जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है ना, इनका आपस में कोई ले लेना, शक्ति पृथक्करण पाया जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर सिद्धांत पर काम करती है, शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर काम करती है। कौन सी व्यवस्था? अध्यक्षात्मक व्यवस्था। इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की होती है और एक वास्तविक होती है। हेड ऑफ स्टेट राष्ट्राध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है संसदीय व्यवस्था में। या वो निर्वाचित भी हो सकता है, जैसे अपने राष्ट्रपति होता है, वो वंशानुगत भी हो सकता है, जैसे ब्रिटेन में है राजा, ठीक है, वो निर्वाचित भी हो सकता है, वो वंशानुगत भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। और उसमें वास्तविक और नामात्र में दोनों एक ही व्यक्ति होता है और डायरेक्ट जनता द्वारा उसका निर्वाचन होता है, जैसे अमेरिका का है। तो ये अपन को इसमें ध्यान रखना रहता है। इन उत्तरदायी संसदीय व्यवस्था को उत्तरदायी सरकार कह दो, मंत्रिमंडलीय सरकार कह दो, ठीक है। ये विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय सहयोग के सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है। तो ये अपन ध्यान में आ गया। अब दोस्तों अध्यक्ष व्यवस्था, शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ लिया। संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था में हमने पावर फ्यूजन पढ़ लिया, शक्ति संलयन के सिद्धांत पर काम करती है। तो इसका जैसे देखो दो चार विशेषता और बता देता हूं आपको। दोहरी कार्यपालिका होती है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में नहीं होती। इसमें बहुमत वाले दल की सत्ता होती है संसदीय व्यवस्था में, वहां जरूरी नहीं बहुमत दल का नेता राष्ट्रपति बने। तो वास्तविक नाममात्र का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, जैसे राष्ट्रपति है अमेरिका का, तो वो जरूरी नहीं उस दल से हो, दूसरे दल का भी राष्ट्रपति हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है, उसमें कोई जवाब नहीं होती। मंत्री अलग ही राष्ट्रपति नियुक्त करता है, वो विधायिका का सदस्य होते ही नहीं मंत्री। वहां अपन विदेश मंत्री कहते हैं, रक्षा मंत्री कहते हैं, वहां मंत्री नहीं कह के वहां सचिव कहते हैं, विदेश सचिव, रक्षा सचिव। तो ये भेदभाव नहीं होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विधायिका की सदस्यता जरूरी है, उसमें कोई जरूरी नहीं है। निम्न सदन का विघटन हो सकता है, वहां पर स्थायी कार्यकाल होता है, वहां पे सबका स्थायी कार्यकाल होता है, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति हटता है। ऐसे ही सदन का कार्यकाल राष्ट्रपति का 4 साल है, उसी प्रकार सीनेट स्थायी सदन है, वो तो 6 साल वाला अपने वाला सिस्टम है, ठीक है। 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद रिटायरमेंट होते हैं। लेकिन लोकप्रिय सदन है, वो जो निम्न सदन है, उसका विघटन होता है, वहां नहीं होता, वहां 2 साल कार्यकाल फिक्स है, 2 साल ही है। तो ये अपन को थोड़ा ध्यान रखना है संसदात्मक व्यवस्था का। 7 चलो सर, चलो दोस्तों, ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आपके सवाल तो आपको जवाब देना है। संघ शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अपने संविधान के किस अनुच्छेद में संघ शब्द का उपयोग किया गया है? संघ शब्द किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, ये आपको उत्तर देना है। संघ शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, इसका सभी कमेंट में उत्तर देंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।